हम लोग जो है वो भ्रंश घाटी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये हमारा जो है 5वां क्लास होगा और इसमें हम लोग जो है ब्लाड महोदय द्वारा जो भ्रंश घाटी के निर्माण के लिए 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया गया था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि भ्रंश घाटी के निर्माण को लेकर जो विवाद है उसमें जो अवधारणा पर विवाद था उसके बारे में हमने चर्चा किया था, जिसमें तनाव बल के अधीन भ्रंश घाटी के निर्माण को बताया गया था। जबकि आगे जाके जो बेली, स्मिथ, ब्लाड जैसे विद्वान आए उन्होंने अलग अलग प्रकार के भ्रंश घाटियों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने ये अपनी संकल्पना दी और उसमें उन्होंने बताया कि भ्रंश घाटी का निर्माण जो है वो तनाव बल के द्वारा नहीं बल्कि संपीड़न बल के द्वारा होता है। तो वहां से आगे होगा कि बेली, स्मिथ तथा ब्लाड आदि विद्वानों ने विभिन्न भ्रंश घाटियों के अध्ययन के उपरांत इस बात पर बल दिया कि भ्रंश घाटी का निर्माण तनाव बल की जगह संपीड़न बल द्वारा होता है। इसके अलावा जो है ब्लाड महोदय ने भ्रंश घाटी के निर्माण की निम्नलिखित 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया। है ठीक, वही है, नाम इसका है, जैसे कि प्रथम अवस्था नाम है, द्वितीय अवस्था है, भ्रंश घाटी का निर्माण किस तरह से होता है उसी का उल्लेख है, और तीसरा जो है तृतीय अवस्था है। हम लोग पहले प्रथम अवस्था को देखते हैं। देखो, प्रथम अवस्था में क्या होता है कि जो भूपृष्ठ की चट्टान है उसमें संपीड़न पड़ता है, संपीड़न होता है, ठीक, और संपीड़न बल जो है उस पर निरंतर कार्य करता रहता है, जिसकी वजह से जो है उस पर चटकन का निर्माण होता है। पहले अवस्था में सिर्फ इतना होता है, ठीक। हम लोग इसको डायग्राम से भी समझेंगे। तो प्रथम अवस्था में भूपृष्ठ की चट्टानों का संपीड़न होता है, ठीक। जैसे कि हम लोग एक चित्र बना रहे हैं, ये जैसे चट्टान है, तो अगर इसको हम लोग देखें तो इस पे संपीड़न बल पड़ेगा, और संपीड़न बल जो है एक दूसरे के सामने पड़ता था, ठीक। ये संपीड़न बल इस पे लगा, ये चट्टान है। ये जो हम लोगों ने चट्टान बनाया है इसको,
ये चट्टान है, ठीक। अब इस पे जो है संपीड़न बल ये कार्य कर रहा है, ये संपीड़न बल है, ठीक। इसमें क्या होगा, पहले चटकन पड़ता है, यहां से ये चटक गया, ठीक। संपीड़न बल अगर निरंतर कार्य करते रहेगा तो चटकन पड़ जाएगा। तो ये सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ये वाला हिस्सा ये सी है, ये डी है, ठीक। और ये चटकन जो है मान लेते हैं ए स्थान पे पड़ा हुआ है, ठीक। तो प्रथम अवस्था में भूपृष्ठ की चट्टानों का संपीड़न होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया क्षेत्र सी डी ऐसे ही संपीड़न बल के अधीन है, ठीक। ये वाला क्षेत्र, ये दोनों संपीड़न बल के अधीन है, ठीक। संपीड़न बल के निरंतर कार्य करने से ए स्थान पर चटकन का निर्माण होता है, ठीक। ये जो ये स्थान है यहां पर क्या हुआ, चटकन पड़ गया ना, ठीक। चटकन का निर्माण हो गया ए स्थान पर। ये पहली अवस्था में जो है इतनी चीजें घटित होती हैं। इन्होंने बताया कि पहली अवस्था में इतना चीज होता है, ब्लाड महोदय ने बताया था। फिर इसकी जो दूसरी अवस्था है, द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है कि जो खंड सी ए है, जैसे कि पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है तस्वीर के माध्यम से समझेंगे। तो इस अवस्था में सी ए खंड ऊपर की ओर चढ़ता है तथा डी ए खंड नीचे बना रहता है। इसके साथ ही डी ए खंड में किसी स्थान बी पर भी चटकन का निर्माण होता है, या चटकन का निर्माण हो जाता है, ठीक। जैसे कि इस फिगर में आप देखो, ये वाला में, तो इसमें जो है ए के स्थान पर चटकन पड़ा। अब यहां से जो ये सी खंड है, ये जो सी खंड है ये ऊपर की ओर चला जाएगा, जैसे जो हमारा अगला फिगर बनेगा। ये सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और यहाँ पर एक चटकन और पड़ेगा बी वाले स्थान पर, ये डी हो जाएगा, और संपीड़न बल जो है इस तरह से लग रहा है, ठीक। देखो अब क्या करता है कि हमने ऊपर देखा था, जब संपीड़न बल इस पे कार्य करता है, लगातार कार्य करता है, तो चट्टान में जो है चटकन का निर्माण हो जाता है। फिर इस अवस्था में क्या होता है कि जो जहाँ पे चटकन का निर्माण हुआ है, यानी कि ए के पास हुआ था, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये ऊपर की ओर चढ़ता है। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है कि सी एक खंड जो है वो ऊपर की ओर चढ़ता है, और डी एक खंड नीचे बना रहता है। ये जो पूरा खंड है ये नीचे बना रहता है, और इसके साथ ही जो है डी ए खंड पे
ठीक है, किसी भी स्थान पर, ठीक है, कोई भी स्थान, मान लेते बी स्थान पर जो है यहाँ पर भी चटखन का निर्माण हो जाता है। ये संपीड़न बल लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इतनी चीजें द्वितीय अवस्था में होती है। फिर आगे तृतीय अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में डी विभाग भी ऊपर की ओर गति करता है। तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया में भ्रंश घाटी एबी का निर्माण होता है। एबी भ्रंश घाटी की ऊपरी चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। इसका हम लोग फिगर बनाते हैं, फिर वहां से क्लियर हो जाएगा। देखो, हमने देखा था कि इस तरह से कुछ जो है फिगर बना था हमारा, ठीक। अब क्या होगा, जहां से इसमें वापस से चटकन पड़ा था वो भी वाला हिस्सा जो है ऊपर की ओर जाएगा। तो फिगर जो है हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक। ये हमारा जो है फाइनल फिगर हो गया। ये सी हिस्सा हो गया, ये डी हो गया, ये ए भी हो गया, ठीक। यही तो था, यहाँ भी चटकन पड़ गया था, तो ये वाला हिस्सा इसमें देखना है, ठीक है। तो इसमें भी बी के स्थान पे चटकन पड़ गया था, तो अब बी डी का भी हिस्सा ऊपर जाएगा ना, ठीक है। तो बी डी का हिस्सा ऊपर गया, ठीक, तो भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया। तो ब्लाड महोदय ने जो है ऐसे बताया था कि भ्रंश घाटी का निर्माण संपीड़न बल के अधीन ऐसे होता है। इस अवस्था में, तृतीय अवस्था में क्या होता है कि डीबी भाग ऊपर की ओर गति करता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया में भ्रंश घाटी ए बी का निर्माण होता है। ये जो है ये भ्रंश घाटी है, ये भ्रंश घाटी है, ठीक है। और ए बी भ्रंश घाटी, ये जो ए बी है ये इसकी चौड़ाई को बता रहा है कि भ्रंश घाटी की चौड़ाई कितनी है, ठीक। ब्लाड महोदय ने भूपृष्ठ के घनत्व के आधार पर भ्रंश घाटी की चौड़ाई और गहराई को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। किंतु इन प्रयासों के बावजूद अभी भी रिप्ट घाटी के निर्माण की प्रक्रिया विवादास्पद है और इस क्षेत्र में निरंतर अन्वेषण चल रहा है, ठीक। तो इस तरह से जो है ब्लाड महोदय ने भ्रंश घाटी के निर्माण के बारे में बताया था।
ठीक है। और इससे भी चीजें क्लियर नहीं हुई, ये अभी भी जो है विवाद में है। ठीक है, इन्होंने बस एक प्रयास किया था कि इसके द्वारा भ्रंश घाटी की चौड़ाई गहराई को स्पष्ट किया जा सके, लेकिन अभी भी ये जो है मतलब जो रिफ्ट घाटी के निर्माण की प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो इस क्षेत्र में खोज अभी भी चल रहा है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं भ्रंश का महत्व क्या है। भ्रंशों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉल्ट। देखो, जो भ्रंश होते हैं वो भ्रंश के अधीन जो भू आकृति का निर्माण होता है वो पारिस्थितिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भ्रंश के सहारे जो है भूकंपों की उत्पत्ति होती है। और भ्रंश का ज्ञान जो है, अगर उसका ज्ञान मतलब व्यवहारिक ज्ञान लिया जाए तो भू आकृति विज्ञान को समझने में वो एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। उसके जरिए जो है भू आकृति विज्ञान को समझा जा सकता है, क्योंकि भ्रंश के सहारे भूकंपों की तो उत्पत्ति हो रही है। अगर उसका अध्ययन किया जाएगा तो भू आकृति विज्ञान को समझने में समझने में जो है सुविधा होगी। तो भ्रंश भू आकृतिक पारिस्थितिकीय तथा सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। भ्रंशों के सहारे भूकंपों की उत्पत्ति होती है। अतः भ्रंशों का ज्ञान व्यवहारिक भू आकृतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक, देखो किसी भी क्षेत्र के नियोजन में भी जो है भ्रंशों का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। ठीक, तो किसी क्षेत्र के नियोजन में भी, यानी वहां पे किस तरह का बिल्डिंग वगैरह बनना है तो उसमें जो है भ्रंश का अध्ययन किया जाता है। भ्रंश का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। ठीक, इसके अलावा जो है जो अपारगम्य शेल होता है, अपारगम्य शेल के विरुद्ध अवसादी पारगम्य शेल का भ्रंशन होता है। जिनमें पेट्रोलियम के जमाव जो है संभव हो सकते हैं। अतः अवसादी स्तरों के भ्रंशन क्षेत्र तेल दोहन के अच्छे क्षेत्र होते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है भ्रंश से कई प्रकार की खनिजों की भी प्राप्ति होती है। भ्रंशों के सहारे विभिन्न खनिजों की भी
प्राप्ति होती है या आसान हो जाती है। इसके अलावा जो है भ्रंश के सहारे जो है कई तरह के भू आकृति का भी निर्माण होता है। भ्रंश के सहारे विभिन्न भू आकृतियां जैसे भ्रंश घाटी, ब्लॉक पर्वत आदि का निर्माण होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है भ्रंश के सहारे कई प्रकार के जल स्रोत भी मिलते हैं। भ्रंशों के सहारे उष्ण एवं ठंडे जल स्रोत भी मिलते हैं। इसके अलावा जो है भ्रंश जो है मृदा निर्माण में भी जो है इसका व्यापक महत्व होता है, क्योंकि भ्रंश जो है वो अपरदन को तीव्र कर देता है। भ्रंश अपक्षय और अपरदन को तीव्र कर देता है, जिससे मृदा निर्माण व अन्य प्रक्रियाओं में व्यापक महत्व होता है। ठीक, ये था, इसको नंबरिंग दे देना। ये भ्रंश के महत्व थे। ठीक, देखो भ्रंश जो है वो जो भ्रंश के सहारे जितने भी भू आकृति बनती है उसका पारिस्थितिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भ्रंश के सहारे जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है और उसकी जानकारी को हासिल करके हम लोग जो है भू आकृतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण पक्षों को समझ सकते हैं। इसके अलावा जो है किसी क्षेत्र के नियोजन में भी जो है भ्रंशों का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। अपारगम्य शेल के विरुद्ध अवसादी पारगम्य शेल का भ्रंशन होता है, जिसमें पेट्रोलियम के जमाव संभव हो सकते हैं। तो अवसादी स्तरों के भ्रंशन क्षेत्र जो है वो तेल दोहन के अच्छे क्षेत्र होते हैं। भ्रंश के सहारे जो है अलग अलग प्रकार के खनिजों की प्राप्ति होती है। भ्रंश के सहारे कई तरह के भू आकृतियों की प्राप्ति होती है जो पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र बनते हैं, जैसे कि भ्रंश घाटी, ब्लॉक पर्वत हो गया। भ्रंश के सहारे उष्ण और ठंडे जल स्रोत भी मिलते हैं। भ्रंश अपक्षय और अपरदन को तीव्र कर देता है, जैसे मृदा निर्माण एवं अन्य प्रक्रियाओं में इसका व्यापक महत्व होता है। अब हम लोग देखते हैं बलन क्षेत्रों का महत्व। देखो, भूपृष्ठ पर बलन उत्पन्न होने पर नवीन उच्चावचों की प्राप्ति होती है तथा क्षेत्र विशेष का पर्यावरणीय व आर्थिक महत्व परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसके अलावा जो है बलन के कारण क्षेत्र विशेष का अपवाह तंत्र भी प्रभावित होता है।
तंत्र भी प्रभावित होता है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो अपलेशियन पर्वत है, इसके दक्षिण और दक्षिण एवं मध्यवर्ती पेनसिल्वेनिया में जो है 150 से 600 मीटर ऊंचे कटक का निर्माण हुआ है। और इसके मध्यवर्ती निम्न भागों में अनेक राजमार्ग गुजरते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है बलन के कारण बस्ती नियोजन तथा जनसंख्या संकेंद्रण को भी प्रभावित करता है। ठीक, इसके अलावा उच्च कोटि के कोयले के भंडार और खनिज तेल क्षेत्र भी बलन क्षेत्र के सहारे प्राप्त होते हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि की प्राप्ति भी ऐसे क्षेत्रों से होती है। बलनों के प्रतिरूप का अध्ययन कर अतीत में हुए भू संचलनों का अनुमान लगाया जा सकता है। तथा जीवाश्मों द्वारा पूरा जलवायु को समझा जा सकता है। ठीक, बलन का महत्व क्या हो जाएगा? भूपृष्ठ पर बलन उत्पन्न होने पर नवीन उच्चावचों की प्राप्ति होती है और क्षेत्र विशेष का पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व जो है परिवर्तित हो जाता है। बलन के कारण क्षेत्र विशेष का अपवाह तंत्र भी प्रभावित होता है, जैसे कि अपलेशियन पर्वत के दक्षिण एवं मध्यवर्ती पेनसिल्वेनिया में 150 से 600 मीटर ऊंचे कटक का निर्माण हुआ है और इसके मध्यवर्ती निम्न भागों में अनेक राजमार्ग गुजरते हैं। और ये जो राजमार्ग गुजरता है इस वजह से बस्ती नियोजन और जनसंख्या संकेंद्रण को भी प्रभावित करता है। उच्च कोटि के कोयले के भंडार और खनिज तेल क्षेत्र भी जो है, यहाँ पे क्षेत्र होगा, क्षेत्र जो है वो बलन क्षेत्र के सहारे प्राप्त होते हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि की प्राप्ति भी ऐसे क्षेत्रों से होती है। बलन के प्रतिरूप का अध्ययन कर अतीत में हुए भू संचलनों का अनुमान लगाया जा सकता है तथा जीवाश्म द्वारा पूरा जलवायु को समझा जा सकता है। ये था हमारा अंतर्जात बल। ठीक है, इसके अधीन ये सारी चीजें आ रही थी। अब हमारा रह गया था बहिर्जात बल। बहिर्जात बल
एक्सोजेनेटिक फोर्स। ठीक, देखो जो बहिर्जात बल है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत जो है अपक्षय आता है, अपर्दन आता है, और बृहद क्षरण आता है। ठीक, बृहद क्षरण आता है। जो ये अपक्षय है हम लोग ये सब पूरा विस्तार से देखने वाले हैं। ये स्थैतिक क्रिया है। जो अपर्दन होगा वो हमारा गतिक क्रिया है, और जो बृहद क्षरण है ये गुरुत्व के अधीन क्रिया होगी, गति है। ठीक है, और बहिर्जात बल में जो है हम लोग जो है इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, जो ये अपर्दन होगा जो गतिक क्रिया है, इसके अंतर्गत जो है हम लोग नदी को देखेंगे। इसके अलावा पवन, ठीक है, हिमनद, समुद्री तरंग, भूमिगत जल, इन सब को देखेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं अपक्षय से। हमने पिछले क्लास में बताया था कि बहिर्जात बल क्या होता है। ठीक, देखो अंतर्जात बल जो है वो भूपृष्ठ पर विषमताओं का निर्माण करता है, और बहिर्जात बल जो है उस विषमता को समाप्त कर जो है भूपृष्ठ पर समतल स्थापक करने का कार्य करता है, समतल बनाने का कार्य करता है। और ये सभी प्रक्रियाएं या प्रक्रम जो भूपृष्ठ पर समतल स्थापक का कार्य करते हैं उसे अनच्छादन कहा जाता है, और इसी के अंतर्गत जो है अपक्षय, अपर्दन और बृहद क्षरण की क्रियाएं शामिल होती है। ठीक, तो अंतर्जात बल भूपृष्ठ पर विषमताओं का निर्माण करते हैं, तथा बहिर्जात बल इन विषमताओं को समाप्त कर भूपृष्ठ पर समतल स्थापक का कार्य करते हैं। वे सभी प्रक्रियाएं या प्रक्रम जो भूपृष्ठ पर समतल स्थापक का कार्य करते हैं, अनच्छादन कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन और बृहद क्षरण की क्रियाएं शामिल हैं। ठीक, तो इसको जो है अनच्छादन कहा जाता है। अपक्षय किसको कहा जाता है? तो अपक्षय जो है अनच्छादन की ही एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ना इसमें अपक्षय यहाँ शामिल है अनच्छादन में ही। तो अपक्षय अनच्छादन की
एक ऐसी स्थैतिक क्रिया है जिसमें विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रमों द्वारा शैलों का विघटन तथा अपघटन होता है, किंतु शैलों से प्राप्त मलबे में कोई गति नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात शैलें अपने ही स्थान पर विघटित और अपघटित होती है। ठीक, देखो अंतर्जात बलों को हमने देखा था, वो भूपृष्ठ पर विषमताओं का निर्माण करता है और बहिर्जात बल जो है उस विषमताओं को समाप्त कर जो है भूपृष्ठ पर समतल बनाने का कार्य करता है। और वो सभी प्रक्रियाएं या प्रक्रम जो भूपृष्ठ पर समतल स्थापक का कार्य करते हैं अनच्छादन कहलाते हैं। और अनच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, अपरदन और विर्यच्छरण की क्रियाएं शामिल होती है। और अपक्षय क्या होता है, तो अनच्छादन की एक ऐसी स्थैतिक क्रिया है जिसमें विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रमों द्वारा शैलों का विघटन तथा अपघटन होता है, किंतु शैल से प्राप्त मलबे में कोई गति नहीं होती। ठीक है, वो अपने ही स्थान पर रहता है, उसमें कोई गति नहीं होती है। शैल अपने ही स्थान पर विघटित या अपघटित होती रहती है अपक्षय के अंतर्गत। अगर इसमें गति हुआ तो वो अपरदन चला जाएगा, इसमें गति बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक, पृथ्वी पर सर्वत्र अपक्षय का एक ही स्वरूप नहीं पाया जाता है, वरन एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनकी प्रकृति एवं तीव्रता में पर्याप्त अंतर प्राप्त होता है। प्रकृति में कुछ ऐसे कारक पाए जाते हैं जो अपक्षय को नियंत्रित करते हैं। ठीक, वे कारक निम्नलिखित हैं। हमने अपक्षय को समझा और पृथ्वी पर सभी जगह जो है अपक्षय एक ही स्वरूप में नहीं पाया जाता। सब जगह जो है अपक्षय का अलग अलग स्तर होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होता है। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है इसकी प्रकृति और तीव्रता में पर्याप्त अंतर होता है। और प्रकृति में कुछ ऐसे कारक पाए जाते हैं जो अपरदन को नियंत्रित करता है, जैसे कि शैल संरचना जो है वह अपक्षय को नियंत्रित कर सकता है। अगर चट्टानें कठोर है तो उसका अपक्षय जो है धीरे धीरे होगा। मुलायम चट्टान का अपक्षय जो है आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है स्थलाकृतियां भी जो है मायने रखती है। ठीक है, स्थलाकृतियां जो है मायने रखती है। इसके अलावा जो है जलवायु का भी जो है अपक्षय पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा वनस्पतियों का, ठीक है, अपक्षय पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
समय का भी जो है अपक्षय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो हम लोग पहले जो है देखते हैं सेल संरचना को। सेल संरचना, देखो सेल संरचना के अंतर्गत जो है, जो सेल होते हैं, सेल मतलब चट्टान, उसका खनिज संगठन किस प्रकार का है, वो किस तरह के खनिज से बना हुआ है, उसमें संधियां है या नहीं, उसका समस्तर तल कैसा है, उसमें भ्रंशन है या नहीं, उसमें चटकन है या नहीं, ये सारी चीजें जो है मायने रखती है। तो सेल संरचना के अंतर्गत सेलों का खनिज संगठन, संधियां, समस्तर तल, भ्रंशन आदि शामिल किया जाता है। संधि युक्त मुलायम सेलें शीघ्रता से अपक्षयित होती है। ठीक, ऊर्ध्वाधर स्तर वाली सेलें तापमान, तुषार, जल तथा पवन के प्रभाव में शीघ्र अपक्षयित होती है। जबकि क्षैतिज स्तर वाली सेलें अपक्षय का प्रभाव होता है। ठीक, सेल की संरचना में क्या होता है कि मैंने बताया कि सेल का खनिज संगठन यानी कि वो किस किस चीजों से मिलकर बना है वो मायने रखता है। उसमें संधियां है या नहीं, क्योंकि संधियों पर से सेल जो है वो शीघ्रता से टूट जाता है। सहस्त्र तल, भ्रंशन ये आदि शामिल किया जाता है। संधि युक्त जो मुलायम सेलें होती है वो शीघ्रता से अपक्षयित हो जाता है। ऊर्ध्वाधर स्तर वाली सेलें जो है वो तापमान, तुषार, जल या पवन के प्रभाव में शीघ्र अपक्षयित हो जाती है। जबकि क्षैतिज स्तर वाली सेलों में अपक्षय का प्रभाव कम होता है। ठीक है, अपक्षय कम प्रभावी होता है, ऐसे लिखना। ठीक है, क्षैतिज स्तर वाली सेलों में अपक्षय कम प्रभावी होता है। दूसरा हमारा क्या था, स्थलाकृति। टोपोग्राफी, स्थलाकृतिक दशाओं में ढाल सर्वप्रमुख होता है। ढाल भौतिक अपक्षय के उपरांत शैल मलबे को खिसकने में सहायता करता है। या फिर इसको ऐसे लिखो कि शैल मलबे के खिसकने के संदर्भ में नियंत्रित करता है। तीव्र ढाल वाली भूमि मंद ढाल वाली भूमि की तुलना में अपक्षय अधिक होता है।
स्थलाकृति में क्या होता है कि इसमें सबसे प्रमुख ढाल है, और अगर ढाल है तो वहां पर अपक्षय जो है ज्यादा होगा। ढाल भौतिक अपक्षय के उपरांत शैल मलबे को खिसकने में सहायता करता है, ठीक है, खिसकने में जो उसको सहायता करता है। और अगर ढाल तीव्र है तो वहां पर अपक्षय जो है अधिक हो जाता है, ठीक। इसके बाद जो है हम लोग, जो हमारा अगला क्लास होगा, इसमें हम लोग जो है शुरू करेंगे जलवायु से, ठीक है, यानी जलवायु का अपक्षय पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो हमारा तीसरा होगा वो होगा जलवायु का अपक्षय पर प्रभाव। यहाँ से हम लोग जो है शुरू करेंगे, इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।